अस्सलाम वालेकुम बच्चे। हम लोग अपना लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कहाँ से हुई, किसने सबसे पहले की? बच्चे 1806 के अंदर एक साइंटिस्ट है जॉन्स जैकब बर्ज़ीलियस। इसने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लफ्ज़ यूज़ किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाले होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज़म से हासिल हों। मतलब वो सारे के सारे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज़म से हासिल होंगे उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये सबसे पहले बात की थी बर्ज़ीलियस ने। अभी डिफ़ाइन करेंगे हम लोग द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ composition, structure, properties, reaction and preparation of hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी की सारी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। अभी बात करते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं वो वाले कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ हाइड्रोजन हो, सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन हो, इसके अलावा कोई तीसरा एटम मौजूद ना हो, इनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। जैसे हम बात कर लें CH4 की, C2H6 की या C3H8 की बात कर लें, तीनों के अंदर सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देंगे हाइड्रोकार्बन्स का। बात आ जाती है उनके डेरिवेटिव्स की। तो डेरिवेटिव क्या होते हैं बच्चे? देखो, ये हमारे पास C2H6 कंपाउंड बना है जिसमें सिर्फ कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन है। अभी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे Cl लगा दिया, तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी तीसरा एलिमेंट आ जाएगा तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा बल्कि उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बच्चे? अभी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जिनके अंदर कार्बन तो है लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। मिसाल के तौर पे हम CO2 को देख लें। अभी CO2 के अंदर कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है या ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों बचे? क्योंकि इसका सोर्स लिविंग नहीं है। तो ऑर्गेनिक के लिए सोर्स लिविंग होना या उनकी प्रॉपर्टीज़ का लिविंग वाली प्रॉपर्टीज़ का होना, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ का होना लाजमी है। तो चूँकि इसका सोर्स ऑर्गेनिक नहीं है या इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक वाली नहीं है, तो इस वजह से कार्बन के होने के बावजूद ये ऑर्गेनिक नहीं होगा। बात कर लेते हैं हम लोग इमर्जेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक मतलब शुरू कहाँ से हुई? तो बच्चे हमारे पास एक साइंटिस्ट था बर्ज़ीलियस, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बर्ज़ीलियस हमारे पास एक साइंटिस्ट था, इसने एक थ्योरी पेश की थी, उसका नाम है थ्योरी ऑफ वाइटलिज़म या वाइटल फोर्स थ्योरी इसको कहते हैं। ये वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स के इन्फ्लुएंस मतलब वाइटल फोर्स होगी तभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाइटल फोर्स हम सिंपली रूह को कहते हैं, मतलब जिस जानदार की रूह होगी वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर सकेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, अदरवाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकेंगे। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग से कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल नहीं किए जा सकते। मिसाल के तौर पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ कंपाउंड डिस्कवर हुए। मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं फॉर्मिक एसिड। अभी फॉर्मिक एसिड जो हासिल हुआ वो फॉर्मिकांट से हासिल हुआ, तो इस वजह से हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है फॉर्मिकांट, चींटी है। तो इस आंट की वजह से हासिल होने की वजह से इसको कहा गया ऑर्गेनिक है ये। सेम केस बात कर लें सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड विलो ट्री जो हमारे पास है उसकी बार्क से हासिल होता है, छिलके से। और याद रखो कि सैलिसिलिक एसिड जो है ये मौजूद होता है विलो ट्री की बार्क के अंदर। अभी जो पुराने दौर के लोग थे ना, वो मतलब किसी जंग में जाते या कोई ऐसा ज़ख़म वगैरह हो जाता तो वो क्या करते थे, डायरेक्ट विलो ट्री के पास जाके उसकी बार्क उतार के फ़ौरन ज़ख़म पे बांध देते थे। तो ज़ख़म पे बांधने से फ़ायदा ये होता था कि फ़ौरन दर्द से निजात मिल जाती थी उनको। दर्द से निजात क्यों मिल जाती थी उस टाइम तो उनको पता नहीं था, लेकिन बाद में जब रिसेंट स्टडीज़ हुई इसके अंदर कंपाउंड्स डिस्कवर हुए तो पता चला कि जो हमारे पास विलो ट्री की बार्क है वहाँ पे एक कंपाउंड है सैलिसाइलिक एसिड, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं एस्पायरिन फार्मेशन में। और एस्पायरिन आज के दौर की पेन किलर है, दर्द से निजात देने वाली मेडिसन है। मतलब एस्पायरिन के अंदर ये सैलिसिलिक एसिड वो कंपाउंड था जो हमें दर्द से निजात दे रहा है। तो स्टार्ट में तो ये माना जाता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले कंपाउंड ही ऑर्गेनिक हो सकते हैं, बाकी ऑर्गेनिक नहीं हो सकते। इस थ्योरी को हम नाम देते हैं थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म या वाइटल फोर्स थ्योरी या वाइटलिज्म कॉन्सेप्ट। लेकिन ये डिमाइस हो गया, मतलब डिस्कार्ड हो गया। डिमाइस का मतलब है ख़त्म हो जाना, रिजेक्ट हो जाना। क्यों हुआ?
हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम है फ्रेडरिक वॉलर। इसने क्या किया, लैब के अंदर, लेबॉर्ट्री के अंदर यूरिया प्रिपेयर कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया। देखो यूरिया तो हमारे पास कहाँ पे होता है, ये मौजूद होता है यूरिन के अंदर, यूरिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूरिन के अंदर होता है यूरिया। लेकिन इसने लैब के अंदर प्रिपेयर कर लिया। कैसे प्रिपेयर किया बच्चे, लैब तो इनऑर्गेनिक है। देखो यहाँ से इसने कंपाउंड लिया पोटाशियम साइनेट, जो कि हमारे पास एसिडिक साल्ट है, और अमोनियम सल्फेट ले लिया जो कि बेसिक साल्ट है। इनको मिला के अभी यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, पोटाशियम ने सल्फेट को ले लिया, अमोनियम ने साइनेट को ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास अमोनियम साइनेट बन गया और पोटाशियम सल्फेट बन गया। अमोनियम साइनेट को यहाँ से लेके उसने क्या कर दिया, हीट अप कर दिया। जैसे ही अमोनियम साइनेट को यहाँ से लेके इसने हीटिंग कर दी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसके अंदर रीअरेंजमेंट हुई है। बट रीअरेंजमेंट तो बहुत लेंथी है, मतलब डायरेक्ट सिंपल सा याद रखो कि यहाँ पे क्या हुआ, उसके अंदर रीअरेंजमेंट हो गई और इस किस्म का स्ट्रक्चर आ गया और हमारे पास ये क्या बन गया, यूरिया बन गया। तो देखो लैब के अंदर जब यूरिया बन रहा है, लेबॉर्ट्री तो इनऑर्गेनिक सोर्स होता है, तो देखो नॉन लिविंग सोर्स होता है, तो नॉन लिविंग सोर्स के अंदर जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया तो वाइटलिज्म का कॉन्सेप्ट फिर गलत साबित हो गया कि वाइटलिज्म कहती थी लिविंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो सकते हैं, बट लैब के अंदर चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हो गया तो इस वजह से वाइटलिज्म जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो डिमाइस या डिस्कार्ड हो गई, रिजेक्ट की गई है।